सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद सीरिया में असद परिवार का 50 साल का शासनकाल खत्म हो गया है। कुछ ही घंटों के अंदर विद्रोहियों ने सीरिया में असद का तख्ता पलट कर दिया और इसके बाद वो सीरिया छोड़कर भाग गए हैं। इस बीच ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गए हैं, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। रूस की समाचार एजेंसियों की खबरों के मुताबिक सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां पुतिन ने उन्हें शरण दी है। इससे पहले सीरिया में कुछ घंटों के अंदर ही विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क में घुसकर असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत कर दिया। रूसी समाचार एजेंसियों टास और RIA ने रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का हवाला देते हुए बताया कि असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी गई है। रूसी समाचार एजेंसी RIA के मुताबिक ये भी बताया गया कि सीरियाई विद्रोहियों की ओर से रूस को सीरिया में रूसी सैन्य ठिकानों और राजनयिक कार्यालयों की सुरक्षा की गारंटी मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि असद परिवार रविवार तड़के सीरिया से रवाना हुए थे। बता दें कि रूस असद का मुख्य समर्थक है और सीरिया में हमेशा से उसकी मदद करता आया है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी, जहां विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी सड़कों पर गोलीबारी कर जीत का जश्न मनाते नजर आए। दमिश्क में चौराहों पर जश्न मनाती हुई भीड़ इकट्ठा हुई और सीरियाई क्रांतिकारी ध्वज लहराए गए, जिसने अरब स्प्रिंग विद्रोह के शुरुआती दिनों की याद दिलाई। असद और अन्य शीर्ष अधिकारियों की कोई खबर न होने के बाद अनेक लोगों ने राष्ट्रपति भवन और असद परिवार के आवास में तोड़फोड़ की। बता दें कि असद साल 2000 में राष्ट्रपति बने थे। रविवार को उनका 24 साल का शासनकाल तख्ता पलट के साथ खत्म हो गया। बता दें कि उनके पिता बशर के सबसे बड़े भाई बाशिर अल असद को अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में थे, लेकिन 1994 में एक कार दुर्घटना में बासिल की मौत हो गई थी। बशर अल असद की बात करें तो उन पर गृह युद्ध के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है, जिसमें 2013 में राजधानी के बाहरी इलाके में रासायनिक हथियारों से हमले भी शामिल हैं। सीरिया की बात करें तो यहाँ विद्रोहियों के अप्रत्याशित हमले की शुरुआत 27 नवंबर को हुई, जब बंदूकधारियों ने सीरिया के सबसे बड़े उत्तरी शहर अलेप्पो और देश के चौथे सबसे बड़े शहर हमा पर कब्जा कर लिया था और अब विद्रोही गुटों की सरकार बनने वाली है। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी, वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। सवाल है कि क्या एक तानाशाह के जाने के बाद
दूसरा तानाशाह सीरिया की धरती पर काबिज होने जा रहा है। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है, और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना यह है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूं कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया अब उनके माध्यम से। अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात यह भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं।